गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम। देखिए बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक चैप्टर लेकर के आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। और ये क्लास 10 का पहला चैप्टर है, क्लास 10वीं का पहला चैप्टर है। सीबीएसई वाले बच्चे, बिहार बोर्ड वाले बच्चे अपने कान को खोलिए और यहाँ पे देखिए। लेकिन 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 उससे पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनसे सविनय निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाल बटन को तोड़िए, फोड़िए, उसको जोड़िए, हमको मतलब नहीं है, कैसे भी करके उसको क्लिक करिए और घंटी को जो है ना वो दबाइएगा जरूर और चैप्टर को समझिएगा हुजूर। चलिए पढ़ाई करते हैं। वास्तविक संख्या होता क्या है? देखिए, वास्तविक संख्या उस चैप्टर को कहते हैं, उस चीज को कहते हैं जिसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। अब जोड़ तोड़ नहीं है का मतलब क्या? इसमें हंसने वाली बात नहीं है, आप लोग हंसिए नहीं। जोड़ तोड़ नहीं है होने का मतलब क्या? इसका मतलब अलग निकलता है। देखिए कैसे। वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का मिलन होता है, दोनों का जोड़ होता है। इसलिए करें कि जोड़ तोड़ नहीं है इसमें, क्योंकि वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मिलन होता है। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। यानी कि अगर उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो रियल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी द कंक्लूजन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखिए, कंक्लूजन का मतलब क्या? वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब क्या? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों का कंक्लूजन निकल करके हम लोग रियल नंबर बनाते हैं या बनता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय का मतलब क्या? रेशनल और इरेशनल नंबर से जो नंबर निकलता है वो सभी नंबर वास्तविक संख्या कहलाते हैं या रियल नंबर कहलाते हैं। डिटेल में समझेंगे। मैंने दो नंबर का नाम लिया यहाँ पे, एक लिया रेशनल, एक लिया इरेशनल। यानी कि एक लिया मैंने परिमेय संख्या, एक लिया अपरिमेय संख्या। चलिए इस दोनों को हम लोग पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। देखिए, पहला परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या। गौर से समझिएगा इस बात को, उसके बाद हम लोग रियल नंबर की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या होता क्या है। देखिए, बोलिए जो संख्या, देखो बच्चों कैमरे के उस साइड हो लेकिन बोल के पढ़ो, मेरे साथ साथ बोलो। जो संख्या P बटे Q के रूप में होता है, रूप में होता है, वह परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? परिमेय संख्या कहलाता है, कौमा, जहां Q बराबर 0 नहीं होता है। Q मतलब क्या? जो Q है नीचे वाला है वो 0 नहीं होता है। देखिए, P बटे Q तो बोल दिए। बहुत सारे बच्चे लोग सोच रहे हो सर P या Q है क्या? मैं बताता हूं आपको। इस P को बोलते हैं अंश। अंश मतलब क्या? न्यूमरेटर। अंश मतलब क्या? न्यूमरेटर। सीबीएसई वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, बिहार बोर्ड वाले बच्चे समझ सकते हैं। बटे है क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? हर। हर मतलब क्या? डिनोमिनेटर। क्या? डिनोमिनेटर। यानी कि वैसा संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में हो, यानी P बटे Q के रूप में हो। देखिए यहाँ पे P बटे Q माना गया है। आप इसको P बटे Q को A बटे B मानिए, C बटे D मानिए, E बटे F मानिए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो Q होगा यानी कि नीचे वाला हर जो होगा, हर बराबर 0 नहीं होता है। हर बराबर 0 नहीं होता है। हर बराबर 0 नहीं होता है। नीचे वाला 0 नहीं होगा, नीचे वाला 0 नहीं होगा, नीचे वाला 0 हो ही नहीं सकता। इस बात को आप दिमाग में बैठा लो, तभी जाकर के वह परिमेय संख्या कहलाता है। देखिए, कहने का मतलब, एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। 3 बटे 4 हो सकता है, 4 बटे 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हर जो है यानी कि नीचे वाला जो है वो 0 है। सीधी सी बात याद रखिए, परिमेय संख्या में जो हर होता है वो 0 नहीं होता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऊपर में आप 0 डाल सकते हैं, 0 बटे 1। क्यों? क्योंकि परिभाषा पढ़िए। परिमेय संख्या, जो संख्या P बटे Q के रूप में होता है वह परिमेय संख्या कहलाता है, जहां Q बराबर 0 नहीं होता है। तो हमको Q से ना मतलब है, P से मतलब है क्या? P 0 डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, 5 डालिए, 6 डालिए, 7 डालिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हर जो है यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा। इस बात को समझे। ठीक है, और बात को गौर से सुनिए। देखिए, अब यहां पे एक सवाल खड़ा होता है कि सर Q बराबर 0 क्यों नहीं होगा?
आप तो बहुत ज्यादा प्रवचन कर दिए, लेकिन अब हमको बताइए कि क्यू बराबर 0 काहे नहीं होगा। इस बात का जवाब है क्या आपके पास? तो हम बोले बिल्कुल है। गौर से देखो, देखो P बटे क्यू है, तो मान लीजिए P को मान लिए 4, Q को मान लिए 0, ये क्यों नहीं होगा? बॉस, बच्चों, मेरे गुरु भी देख सकते हैं, वो भी, जिनको जो भी देख रहे हैं, मैं सबको बोल रहा हूं, हमसे बड़े हो छोटे हो, एक बात याद रखो, अगर किसी भी नंबर को, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर आप उसको 0 से भाग देंगे तो वो कभी भी नहीं कट सकता है, कभी भी नहीं कटेगा। आप कैलकुलेटर करके भी देख लो, 4 में अगर आप 0 से भाग दोगे तो वो कुछ नहीं बताएगा, बोलेगा नॉट वैलिड। नॉट वैलिड का मतलब क्या? इसको आप गुना नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं अपने फोन में भी आपको करके बताता हूं, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पे अगर आपको बिलीव नहीं है तो, चाहे बिलीव होना होगा ही, क्यों नहीं होगा? देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है, 4 लिखा, जरा गौर से दिखाओ इसको। यहाँ पे डिवाइड किया 0, 4 में डिवाइड से किया, जब इक्वल टू डालूंगा ना, देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे रहा हूं, कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखिए 4 में डिवाइड किए 0 से आ रहा है? नहीं आ रहा है। इस बात को आप याद रखें। और हाँ, P को आप 4 मान सकते हैं, P को आप 4 मान सकते हैं, और P को 0 भी आप मान सकते हैं। देखिए 0 में अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 0 आ जाएगा। इसका आंसर देखिए 0 आया कि नहीं आया? यानी कि एक बात इससे साफ होता है कि कोई भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कीजिएगा, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड कीजिएगा, क्या सीखने को मिला? कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड कीजिएगा, वह नहीं कटेगा, उसका आंसर कुछ नहीं आएगा। नॉट वैलिड, यहां पे क्या लिखाएगा? नॉट वैलिड। इसीलिए बच्चों, जो परिमेय संख्या का क्यू है, परिमेय संख्या का क्यू है, वो 0 के बराबर नहीं है, हर बराबर 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका आंसर कुछ नहीं आता है। इसलिए कहा गया है कि सब चीज कर दीजिएगा, लेकिन हर जो है ना, यानी क्यू जो है, नीचे क्यू जो है उसको हम लोग 0 नहीं मानेंगे। समझ में आया? देखो, सिर्फ बोल देने से नहीं होता है, कोई भी चीज अगर लिखा गया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ कारण है। वैसा संख्या जो P बटे क्यू के रूप में हो, यानी 4/7, 2/8, 3/2, ये सब परिमेय संख्या है। सिर्फ वही संख्या नहीं है जो 4/0, 5/0। अगर किसी भी संख्या के नीचे, किसी भी अंश के नीचे 0 लगाओ, अंश मतलब क्या? ऊपर वाले, यानी हर अगर 0 है, हर अगर 0 यानी डिनोमिनेटर अगर 0 है, डिनोमिनेटर अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? तो अब चलिए अपरिमेय संख्या की तरफ। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मींस व्हाट? देखिए, परिमेय संख्या अगर P बटे Q के रूप में है तो अपरिमेय संख्या P बटे Q के रूप में नहीं है। देखिए यहां पे लिख सकते हैं, जो संख्या P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में नहीं है। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर उसमें तो Q बराबर 0 ही बोले थे, तो ए में काहे नहीं? Q बराबर 0 नहीं बोले थे, इसमें बोले सर Q बराबर 0 नहीं। अरे बेवकूफ लोग, हम तुमको नहीं कर रहे, हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं उनको बोल रहे हैं कि P बटे Q के रूप में ही नहीं है, तो Q बराबर 0 लिखने या ना लिखने से क्या होता है? समझ में आया? जो P बटे Q के रूप में वो ये नहीं है, तो Q बराबर 0 होगा चाहे नहीं होगा, उससे हमको क्या लेना देना है? कोई दिक्कत? डाउट क्लियर है यहाँ पे? तो वैसा संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं है, वह संख्या अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर कहलाता है। इन इंग्लिश वी हैव टू से दोज नंबर व्हिच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, दैट नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर। यहाँ पे लिख लेते, दोज नंबर, बोलिए स्टूडेंट, दोज नंबर व्हिच इज not in the form of P upon Q, that number is known as irrational number. I think the doubt have been clear. CBSE student, listen to me. Those number which is not in the form of P by Q, that number is known as irrational number, because here is not Q not equal to 0, because it is not in the form of P by Q. So what we can saying about Q? Why we are discussing about Q? If the number is not in the form of P by Q, अगर कोई नंबर P by Q के रूप में ही नहीं है तो Q 0 है या नहीं, उससे वो क्या लेने देना है? समझ में आ रहा है? तो सीधे से बात आप याद रखिए, वैसा नंबर जो P बटे Q के रूप में नहीं होता है, वह नंबर क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। यहां पे यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे, √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, √4 एक इरेशनल नंबर
नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, हम बताते हैं। √4 एक इरेशनल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि √4 का जो मान होता है वो होता है 2 और 2 के नीचे छुपा होता है 1, तो 1 एक क्या है, P/Q। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डाउट होगा बच्चे को, पता नहीं आप लोग को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। √4 एक इरेशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो मान होता है 2 और 2/1 एक परिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठना चाहिए कि सर √4 का मान 2 क्यों होता है? वाई द वैल्यू ऑफ √4 इज 2? कैन यू प्रूव मी सर? क्या आप बता सकते हैं, क्या आप दर्शा सकते हैं कि √4 का मान जो होता है वो 2 होता है? कैसे होता है, क्या आप समझा सकते हैं? हम बोले बिल्कुल समझा सकते हैं। देखो कैसे, देखो बच्चों 2 का स्क्वायर होता है 4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 को 2 बार गुना करते हैं तो आता है 4। देखिए एक चीज होता है रूट चढ़ाने का, किसी भी नंबर के ऊपर से अगर स्क्वायर हटाइएगा ना तो इक्वल टू के उस साइड जो नंबर आता है, बराबर के उस साइड जो नंबर आता है उसके ऊपर रूट चढ़ जाता है। तो बराबर के उस साइड कौन सा नंबर है, 4 है। इधर 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 पर से अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो 4 जाके उधर रूट पे चढ़ जाएगा, 4 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाकर के रूट चढ़ेगा, तो √4 का मान क्या आ गया, 2 आ गया। √4 बराबर कितना, 2। इसीलिए √4 का मान क्या होता है, 2 होता है। क्यों होता है, पता चला 2 का स्क्वायर होता है 4, अगर किसी भी नंबर पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल टू उधर जाकर के रूट चढ़ जाएगा, √4 का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यही होता है लॉजिक, इस बात को आप समझेंगे। जैसे देखिए √9 का मान होता है 3, ठीक है, तो 9 बराबर क्या होता है, 3 का स्क्वायर, यही ना होता है, 9 बराबर 3 का स्क्वायर। अगर यहां से आप स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो √9 बराबर 3 आ गया, कोई दिक्कत है? ठीक उसी प्रकार से √64 है, √64 का मान क्या होता है 8। अगर 8 का स्क्वायर अगर यहाँ पे रहेगा तो स्क्वायर मान लीजिए 8 का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, इधर लिखा रहेगा 64, इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर जाके रूट चढ़ेगा, तो इधर जो रूट चढ़ गया √64 वो 8 के बराबर नहीं आ गया। यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर से स्क्वायर हटाइएगा तो बराबर वाले उस साइड में जो नंबर छुपा रहेगा, यानी कि LHS यानी कि बाया वाला जो नंबर होगा ना, अगर नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो अगर स्क्वायर हटाइएगा तो दाया वाला जो नंबर होगा उसके ऊपर जाकर के रूट चढ़ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया। वही इसीलिए वैल्यू होता है √4 का मान 2 होता है, √9 का मान 3 होता है, √64 का मान 8 होता है। एक बार फिर से समझाते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है, अगर यहां से स्क्वायर आप हटाइएगा तो 6 इधर बच जाएगा, अब उधर जो है जाकर के रूट चढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा √36, तो √36 का मान क्या आ गया, 6 आ गया। इसीलिए वैसा नंबर जिसका मान परिमेय संख्या में आ जाए वह अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, इसलिए √4 का मान होता है 2, तो √4 नहीं होगा, √5 हो सकता है, √6 हो सकता है, इत्यादि। इत्यादि का मतलब क्या, ETC। आई थिंक ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है। देखिए वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों के रूप में होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, उस संख्या को कहते हैं, वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं, कहते नहीं मतलब कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों के रूप में होता है। जैसे 1 2 3 √2 √3 √4 √5 -1 -2 इत्यादि। यानी कि हर एक वो संख्या जो परिमेय है और या अपरिमेय है, ये दोनों संख्या ही वास्तविक संख्या कहलाती है। इस बात को बस याद रखना है। रियल नंबर आर द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कहने का मतलब समझ गए सीबीएसई वाले बच्चे, यानी वैसा नंबर जो रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, वो नंबर आपका रियल नंबर कहलाता है। जैसे कि तौर पे आपका 1 2 3 √2 √3 √4 √5 -1 -2 ETC। समझ में आया? ये था आपका वास्तविक संख्या। ओके बच्चों, तो अब अगला टॉपिक है एल्गोरिदम और लेमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर साल, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, एक न एक क्वेश्चन रहता है कि यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से लॉसा तथा मौसा निकाले, यानी कि एचसीएफ एलसीएम निकालना रहता है एल्गोरिदम के प्रयोग से। ठीक है, तो दो टॉपिक है एल्गोरिदम और लेमा।
जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए पहले जानते हैं लेमा क्या है। यहाँ पे टॉपिक है लेमा, LEMMA, लेमा। इसको समझेंगे। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं 7 को। डिवाइड तो सबको आता होगा, 3 टाइम्स लगाएंगे बचेगा 6, 7 में से 6 गया 1, ठीक है। शेष कितना बचा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा है हमारा 1। अच्छा, डिवाइजर क्या है 2, डिविडेंड क्या है 7, कोसेंट क्या है 3, है ना। इस चीज को हम लोग समझेंगे। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 7 को बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, यानी कि, और इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइजर। क्या बोलते हैं? DIVISOR, डिवाइजर। इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और इसको बोलते हैं कोसेंट। इसका हिंदी होता है भाग्यफल। क्या होता है? भाग्यफल। इसका हिंदी होता है शेष। इसका हिंदी होता है भाजक। और इसका हिंदी होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। तो हम लोग फॉर्मूला एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाजक बराबर, इसको मिटाता हूं मैं, यहाँ पे छोटा सा जगह स्पेस कम है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं, भाज्य बराबर, यानी कि जो बीच वाला होता है, बराबर भाजक गुने भाग्यफल जोड़ शेष। यही ना पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही है यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा को लेकिन लिखते हैं एक साइंटिफिक नॉट साइंटिफिक, साइंटिफिक सिंबल दिया गया है उसका। 7 को हम लोग कहते हैं ए, लेमा के फॉर्म में 7 को क्या बोलेंगे? ए, यानी कि जो बीच वाला है डिविडेंड वो ए कहलाएगा, डिवाइजर कहलाता है बी, कोसेंट कहलाता है स्मॉल क्यू, और रिमाइंडर कहलाता है स्मॉल आर। फिर से मैं बता दूं, जो बीच में जिसको हम लोग भाग देते हैं, यानी कि जो डिविडेंड है, भाज्य है, वो कहलाता है ए, भाजक कहलाता है बी, कोसेंट कहलाता है क्यू, और रिमाइंडर कहलाता है आर। यानी कि हिंदी में फिर से बोल दे रहा हूं, जो भाज्य है वो है ए, भाजक है बी, भाग्यफल है क्यू, और शेष है आर। इस बात को याद रखिए। यानी कि इसका फॉर्म हो जाएगा, देखिए, इसका बराबर होता है ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। देखो ये ए है आपका, यानी ए क्या है 7, तो ए के जगह पे 7 लिख देंगे। बी क्या है आपका? भाजक है, तो बी ए हो जाएगा, गुने 7 में है क्यू, क्यू क्या है आपका? 3 आया है, प्लस आर कितना है? शेष 1 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसको हम लोगों ने दर्शा दिया। समझ में आया? इसको मैं डिटेल में एक बार फिर से बता रहा हूं, इसलिए आप लोग पॉज मत कीजिए, मेरी बात को गौर से सुनिए। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा। देखिए, देखिए बच्चों, मैंने क्या करा, 5 को भाग दिया 12 से, तो 5 2 10, 10 बार में लगाएंगे, 5 दूना 10 लगाएंगे, बचेगा यहाँ पे 2, 1 कट जाएगा, ठीक है। देखिए ये होता है आपका ए, समझिएगा ध्यान से। इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं आर, ठीक है। तो लेमा बराबर होता है LEMMA बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ये हो गया आपका लेमा। क्या हो गया? लेमा। अच्छा, इसके ऊपर दर्शाएंगे, ए क्या है आपका? 12 है, बराबर बी गुने क्यू, बी कितना है आपका? 5 है, गुने क्यू कितना है? 2 है, जोड़ आर कितना है? ये भी आपका 2 है। यानी कि इस रूप में दर्शा दिए। हमने क्या करा, लेमा के रूप में हमने इस भाग के भाज्य को, भाजक को, भागफल को और शेष को, यानी कि डिविडेंड को, डिवाइजर को, कोसेंट को, रिमाइंडर को हमने क्या करा, ए बराबर बी क्यू प्लस रूप आर के रूप में हमने दर्शा दिया। और यह जो दर्शाया है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम, ठीक है। देखिए एल्गोरिदम का अगर डिफिनेशन कोई आपसे पूछेगा तो बोलिएगा
ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में दर्शाना, वो जो प्रक्रिया है वो एल्गोरिथम कहलाता है। और ए बराबर बी क्यू प्लस आर को हम लोग लेमा के नाम से जानते हैं और इसका खोज किया था यूक्लिड ने। तो यह यूक्लिड लेमा हो गया और यह यूक्लिड एल्गोरिथम हो गया। यूक्लिड कौन थे? एक इंसान थे, एक मैथमेटिशियन थे। यूक्लिड कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने खोज किया था यूक्लिड लेमा का और एल्गोरिथम का। कोई दिक्कत? तो जो लेमा होता है, वो जो लेमा होगा वह ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा और एल्गोरिथम होगा वह होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर को जो हम लोग दर्शाते हैं भाज्य को, भाजक को, भाग्यफल को, शेष को जो दर्शाते हैं इस रूप में ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, वह एल्गोरिथम कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब इससे जुड़ा हुआ हम लोग सवाल करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए अब इस मेथड से हम लोग एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन कैसे है वो देखिए। कह रहा है कि यूज यूक्लिड एल्गोरिथम एंड फाइंड एचसीएफ। यूक्लिड एल्गोरिथम विधि के द्वारा मौसा ज्ञात करें। एचसीएफ को मौसा बोलते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं खुद से क्रिएट करता हूं। से मान लीजिए 3 है, 30 है और है 96। क्या है? 30 और 96। तो चलिए पहले से क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो 30 को डिवाइड कीजिएगा 96 से, कितने बार में लगेगा? 30 में 3 से करेंगे तो 90 आएगा। बच जाएगा यहाँ पे 6 और 6 में किससे भाग देंगे फिर? 30 को। तो सिर्फ 6 बचे 30, 6 5 30, ये कट जाएगा, एचसीएफ निकल के आएगा आपका 6। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको लेमा और एल्गोरिथम के रूप में क्या करना है? सीधा बैठा देना है। देखिए ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये हो गया आपका लेमा और इसके ऊपर बैठा दीजिए। देखिए ए क्या है आपका? 96, तो ए की जगह पे 96 हो जाएगा। सिंपल है। बी क्या है? 30, तो बी की जगह पे क्या हो जाएगा? 30। क्यों साथ में यानी गुना में है? क्यों क्या है आपका? 3, तो इधर हो जाएगा 3। अब प्लस आर क्या है इसके अनुसार से? 6, तो आर हो जाएगा 6। चलिए अब जितना मेथड रहेगा उतना बार दर्शाएंगे। अब देखिए अगला मेथड क्या है? 30। अब इसके इस क्वेश्चन के अनुसार से 30 इसका भाज्य है तो 30 यहाँ पे लिख देंगे। भाजक क्या है इसके अनुसार से? 6, तो 6 यहाँ पे लिखा जाएगा। गुना करेंगे, भाग्यफल कितना आया? 5 आया, यानी कि आपका क्वेश्चन 5 है। और रिमाइंडर कितना आया? 0। देखिए जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक जितना मेथड में एचसीएफ बनेगा, जितना नीचे जाएगा एचसीएफ, हर एक मेथड का, हर एक पार्ट का अपना अपना अलग अलग दर्शा करके ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे आपको बैठा देना है। ठीक है, तो इसमें 2 ही में खत्म हो गया है, और भी हम लोग करते हैं। ठीक है, जिसको समझना है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पॉज करके लिख लो। एक और क्वेश्चन करते हैं। पंद्रह है और है 70। तो 15 में 70 से करेंगे तो 15 × 45, 15 × 60, 15 मतलब 15 में 4 टाइम्स करेंगे तो 60 आएगा। 15 × 60, 0, 7 में 6 गया है। फिर 10 में किससे करेंगे? 15 से, तो 10 1 जा 10, 1 टाइम लगेगा, बचेगा 5। फिर 5 में कितना? 10 से करेंगे तो 2 टाइम में 10 कट जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 कट गया। चलिए कितने भाग में टूटा? 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। तो तीनों स्टेप को ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में दर्शा दीजिए। ठीक है, पहला ये क्या है आपका? 70, तो यहाँ पे लिखा है 70। बी क्या है? 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 गुने क्यू क्या है? 4 प्लस आर कितना है इसके अनुसार से? 10। देखिए ये इसके बराबर है 15 × 60, 60 10 70। देखिए 70 बराबर 70 आ गया, इसलिए इसको इस रूप में दर्शाया गया। 15 × 60, 60 10 70, 15 4 60, 60 और 10 70, और इधर भी 70, यानी कि इसको हम लोग इस फॉर्म में ला दिए। चलिए अब इसके अनुसार से अब ये क्या है? ए अब यहाँ पे 15 है, ये वाला ए का काम हो गया। इसके अनुसार से अब ए 15 है, तो 15 बराबर 10 × 1 10, 10 क्या है आपका? बी, फॉर्मूला के नीचे बी है तो बी गुने 1, क्यू क्या है आपका? 1, 10 × 1 10 और प्लस रिमाइंडर कितना है? 5 आया है, तो 10 × 1 10 और प्लस 5। देखिए 15 वाला 15 इधर लिख दिया कि नहीं लिख दिया? चलिए अब नीचे क्या कहता है? 10 है, यहाँ पे क्या है? 10। इस मेथड से, इस स्टेप के अनुसार से 10 इसका ए हो गया, बी क्या हो गया? 5, क्यू क्या हो गया? 2 और प्लस 0, 5 दूनी 10, 10 प्लस 0 10, 10 बराबर 10। इस पर कोई स्टेप नहीं है, यहीं पे क्या हो गया इसका? आंसर। एचसीएफ निकालना था, तो एचसीएफ बराबर कितना आया है? 5 आंसर। तो हम लोग क्या किए? एचसीएफ भी निकाल दिए, लेमा तो लिखे ही लिखे, और उसके यूक्लिड विधि के द्वारा। यूक्लिड विधि मतलब क्या होता है? इसको हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में तोड़ देंगे, यही आपका यूक्लिड विधि कहलाता है। तो बच्चों आज तक इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, और हम लोग कल इससे सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें अगला स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम यानी कि लसा तथा मसन निकालने का हम सीखेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर समझाया, क्यों होता है, कैसे होता है, मैंने बताया।
तो आपका भी एक फर्ज बनता है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल्स को तोड़ो फोड़ो, वहां के लाल बटन को सब्सक्राइब करो और मन लगा करके पढ़ो बच्चों। मेरा यही आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप सबके लिए दुआ यही है कि आप सब लोग खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो और एग्जाम को एकदम क्रैक करो, चीर दो फाड़ दो और आगे की तरफ बढ़ो। और एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन भी छोड़ करके नहीं आएगा किसी भी टॉपिक से, यह मेरा दावा है। मैं इसकी तैयारी आपको करवाऊंगा, चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, वहां से क्वेश्चन भी करवाऊंगा। इसलिए बच्चों निश्चिंत होकर के, बेनिश्चिंत होकर के, बिना तकलीफ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के घंटी को ना दबाना जरूर, उसको भूलना मत, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपके यहाँ